नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी को लेकर थोड़ा सा हाई लेवल का एमसीक्यू करेंगे हम लोग। हाई लेवल का मतलब टफ नहीं होगा, बस थोड़ा सा अलग होगा ढर्रे पर जो हम लोग करते हैं टेस्ट सीरीज़ में बीपीएससी को लेकर या प्रीवियस ईयर को लेकर जो करते हैं उनसे अलग होगा। और आज हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का और मैं थोड़े बहुत एमसीक्यू करवा दूंगा। फिर इसी तरह से ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा मैं, कुछ पॉलिटी के भी लेके आ जाऊंगा, कुछ इकोनॉमिक्स के और साइंस टेक के भी। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अनजाने से नहीं लगेंगे, कम से कम इतना तो होगा ही, है ना। और जो स्टेटमेंट आधारित सवाल होते हैं उसको एक करने का तरीका भी होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। जो आज ट्वीट किया था चेयरमैन सर ने, वो ट्वीट एवं ही नहीं है, मजाक मजाक उन्होंने बैठे नहीं किया है। पेपर तैयार हो गया होगा इसलिए वो ट्वीट किया है उन्होंने, ताकि आप संभल कर जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पर आपको पेपर पहले जैसा नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरीके का मिल सकता है। ये पहले से ही माइंडसेट बना के जाना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई अफवाह नहीं फैलाना है। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने अगर बताया है तो कुछ तो होगा तभी बताया है। कोई इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ आदमी मजाक नहीं करता है। ओके, तो शुरू करते हैं। और इस सेट में 100 सवाल के लगभग में होंगे, जिसमें गवर्नर जनरल से संबंधित सवाल होंगे, मौर्य से संबंधित सवाल होंगे, मौर्योत्तर संबंधित सवाल होंगे, मुगल काल के भी सवाल मिलेंगे आपको, और कुछ सवाल आपको स्वतंत्रता संग्राम के भी मिलेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर पर मत जाइएगा, सवालों को ढंग से कीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल था इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है लॉर्ड बेंटिक। ओके, भारत का गवर्नर जनरल था कर्नवालिस इस समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, 1773 ईस्वी में। और लॉर्ड नॉर्थ कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो पहला भी सही है। लॉर्ड कर्नवालिस के मैम चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसको क्या कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था भी इसी को कहा जाता है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन, याद करो, ये 67th बीपीएससी का सवाल है ना। तो ये भी था, सही है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा, 3 और आपका पता चल जाएगा। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में, किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था। पहला शिक्षा के लिए कमीशन यही है भारत में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1813 के एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। निम्न से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? ये है थे वेलेजली। वेलेजली कब आया था? ये 1799 के आसपास आया था और 1804-5 तक रहा था भारत में। वेलेजली सहायक संधि इसी के समय में आया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? तो ये हुआ है आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। तीसरा का आंसर बी हो जाएगा। 1848 से भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी भारत में 23 रेल बिछाने का समर्थक था। बम्बई उठाने के बीच पहली रेल यातायात के लिए 1853 में शुरू किया गया था। तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि भारत में नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है। आईएएस आईपीएस जो अभी है, ये उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज करके एग्जाम होता था। तो ये उसी का जन्मदाता यही है, लॉर्ड कर्नवालिस। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उपयुक्त में से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। पहला है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस के द्वारा किया गया। दूसरा है कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था का स्थापित की गई। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। थानों की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं किया गया, ये कर्नवालिस के समय में ही हो गया था। पुलिस व्यवस्था भारत ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ था। इसका सृजन करने वाला कर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्य से मुक्त कर दिया। पहले कौन करते थे पुलिस का काम? पहले करते थे जमींदार लोग। जब वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत में तो उसी ने जमींदारों को ये ताकत दिया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना किया था। कथन 1 सही है। कर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था की स्थापित भी की थी। तो कर्नवालिस ने दोनों ही काम किए थे। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? फौजदारी और न्याय प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी भारत में, है ना। दीवानी और फौजदारी कचहरी वगैरह सब भी ये किसने किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में शुरू हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, इस समय के न्यायालय में हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ लागू किए जाते थे।
मुफ्ती और जो मौलवी होते थे वो भी बैठते थे न्यायालय में। ओके। दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने सुदृढ़ बनाया। कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदे को अलग अलग कर दिया था। पहले क्या होता था, जो जज होते थे कॉर्नवालिस से पहले, वही कलेक्टर का भी काम करते थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने दोनों को अलग अलग शक्तियाँ देकर अलग कर दिया, है ना। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखना, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। एग्जाम आपका बदल रहा है, बदल जाइए और अच्छा रहेगा आपके लिए। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर किया गया था? कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। देखो पहले प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, बम्बई प्रेसिडेंसी था और मद्रास प्रेसिडेंसी था। इसलिए बस इसको आसानी से याद कर लेना, बात खत्म, है ना। 1865 में किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापित किए गए थे। 1865 ईस्वी। ओके। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ था? तो स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, इसको ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को। और इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो किसके द्वारा लाया गया था? लिटन के द्वारा लाया गया था, उसको भी रद्द किया था और स्थानीय सुशासन भी आरंभ करवाया था। फैक्ट्री एक्ट भी इसी के समय में आया था, 1882 के आसपास आया था ये आदमी। ओके, तो ये इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को गुडमैन की उपाधि भी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ है। ये कुछ ही सालों के लिए, 1 साल के लिए कम से ज़्यादा ये भारत का गवर्नर जनरल बना था, कार्यकारी गवर्नर जनरल। और उसी 1 साल में 1835 में इसने प्रेस को मुक्त कर दिया, इसलिए प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। जरूर ध्यान में रखना है इसको। लॉर्ड डलहौजी को वायसराय रहने के दौरान पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड वेवेल के वायसराय रहने के दौरान की गई थी। तो देखो ये तो पहला तो सही है, तो पहला सही कर लो, यानी कि ये और ये तो गलत हो जाएंगे। दूसरा पढ़ना, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड वेवेल के वायसराय रहने के दौरान की गई थी या नहीं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमाओं का गठन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के काल में हुआ था। रेडक्लिफ आयोग आप पढ़ते हो 1947 के आसपास, 1946 में गठित किए गए थे, जो किस लिए बनाए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाया गया था, पंजाब का डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न? पंजाब का जो डिवीज़न हुआ था उसके लिए बनाए गए थे रेडक्लिफ आयोग। जरूर ध्यान रखना इसको। और ये सब तो है कि कौन कौन से काम हुए थे डलहौजी के समय में। निचला बर्मा या बर्मा का विलय भारत में किसने किया था? तो इसी ने किया था। सिक्किम का भी विलय इसी ने किया था। हड़प नीति की शुरुआत की थी सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और इन सब का विलय भी किया था। इसको इसी क्रम में याद रखना। सतारा जाओ, संभल कर, उधर झारी में नाग काटेगा, ऐसे ही करके एक ट्रिक है, तो इसको ध्यान में रखना। इतना भी ध्यान में रखोगे तो बाकी सब का आप लाइन में लगा जाएंगे। वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच भी डलहौजी के समय में ही आया था। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल यानी कि अंग्रेजी और भारतीय भाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों के स्थापना भी इसी के समय में हुआ था, है ना। और PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी डलहौजी के समय में स्थापित हुआ था भारत में फिर से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में पीछे निहित कारकों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास है उनमें से कौन सा कारण नहीं है, ये पूछा गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझना, जिसे दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, WC वाचा के भारतीय निर्धनता संबंधित लेखों ने सिद्ध किया। ये तो सही है भाई। मैक्स मूलर, RG भंडारकर आदि भारत के अतीत की पुनः खोज, जिससे आत्मविश्वास भरा और दास्ता के इतिहास की औपनिवेशिक दावे को असत्य ठहराया। अगला है कि मध्यम वर्गीय बुद्धिमत्ता को उभार, जिसने विचार, ज्ञान और मूल्य के साझा आधार पर का निर्माण किया। रिपन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, रिपन का कोई प्रतिक्रियावादी नीति नहीं था, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति थी। इसका डी आंसर होना चाहिए, डी असत्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। रिपन की ऐसी कोई प्रतिक्रियावादी नीति नहीं थी यहाँ पर, बाकी तो सब सही है। यहाँ पर गवर्नर जनरल दिया हुआ है और घटनाएं दिया हुआ है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक कूका आंदोलन, मिंटो के समय मुस्लिम लीग का गठन, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है ढाका में आगा खां वगैरह के नेतृत्व में। लॉर्ड हार्डिंग, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध,
लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, इसको जरूर ध्यान में रखना, डी आंसर हो जाएगा। कर्नवालिस संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नवालिस संहिता क्या है? कर्नवालिस भारत में कानून के लिए एक संहिता निर्मित किया था, उसी को कर्नवालिस संहिता कहा जाता है। इसके तहत जिले के कलेक्टर को न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां प्रदान की गई ताकि वह भू राजस्व संबंधी विवादों का त्वरित निपटान कर सके। इसमें कलेक्टर को अपने जिले में पड़ने वाले दुर्भिक्ष के दौरान, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के दौरान, त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 का। देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि डी। दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। ओके। कर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसके द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्ति दोनों वापस ले ली गई। उसके पास केवल कर संबंधी शक्ति रही। कलेक्टर केवल कलेक्ट करने का काम करेगा, राजस्व कलेक्ट करेगा, इसलिए पहला गलत कथन गलत था। कर्नवालिस कोड का संबंध न्यायिक सुधारों से है। इसने कलेक्टरों को दुर्भिक्ष सहायता हेतु सक्षम नहीं बनाया था। अकाल की बातें बहुत बाद में शुरू हुई हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पर। लॉर्ड डलहौजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना चाहिए, आपने तो पढ़ा ही है ना हिस्ट्री। इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके शासन में भारत में विद्युत तार पत्र की शुरुआत हुई। इसने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अभी मैंने बताया लोक निर्माण विभाग क्या। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीनों ही के तीनों सही है। 1848 से 1856 तक कार्यकाल रहा था लॉर्ड डलहौजी का, जरूर ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरलों में से एक है। गवर्नर जनरल से एक सवाल जरूर आते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले चैप्टर पर चलेंगे। 1835 का वेंटिक प्रस्ताव भारतीय शिक्षा, मेयो प्रस्ताव स्थानीय निकायों के वित्तीय विकेंद्रीकरण, 1882 का रिपन का प्रस्ताव प्रांतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण। ये पूछा है कि इनके मैच करना है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कौन कौन से सही हैं? तो केवल 1 सही था इसमें, बाकी दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। पहला में क्या था वो देख लेते हैं। 1835 का वेंटिक प्रस्ताव में भारतीय शिक्षा की बात की गई थी, बिल्कुल की गई थी, है ना। और 1870 का मेयो प्रस्ताव और 82 का रिपन प्रस्ताव, ये दोनों गलत हैं। इसको ऐसे मैच करेंगे तो सही हो जाएगा ये, है ना। पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर कि मेयो का प्रस्ताव 1870 वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधार की सहायता लेने हेतु अधिकृत किया गया था। और जो रिपन का प्रस्ताव था उसमें क्या था? उसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, वित्तीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू किया गया था। तो इसलिए एक ही सही था इनमें से। गवर्नर जनरल ने यहाँ पर घटना दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। जॉन शोर के समय अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में आया था भाई? ये तो आया था कर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कर्नवालिस 1793 का चार्टर अधिनियम, वॉरेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है यहाँ पर। क्या है कि वर्ष 1773 का रेगुलेटरी एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था, और 81 का अधिनियम भी इसी के समय में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट वेस्ट हेस्टिंग्स के समय में ही आया था, पता ही होगा। रेगुलेटरी एक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्नवालिस के समय में 1793 में अस्थाई भूमि बंदोबस्त लागू किए गए थे, है ना। और जॉन शोर के समय में क्या था? तो 1793 का चार्टर एक्ट आया था, 1793 से 1798 के बीच में। 3 दिया हुआ है, उपयुक्त घटना निम्न से किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई थी? शस्त्र अधिनियम, प्रथम दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि रिपन ने जिस वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को खारिज किया उसको लागू किसने किया था? लिट्टन ने लागू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन, ए आंसर हो जाएगा 17 का। ये देखो इसके सारे के अधिनियम दिए हुए हैं, कौन कौन सा काम इसने किया इसके समय में। अगला है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुआ। पहला है कि तिब्बत में ब्रिटिश नीति मध्य एशिया में इंग्लैंड एवं रूस के बीच चली आ रही प्रतिस्पर्धा का एक पहलू मात्र थी। तो देखो तिब्बत में जो ब्रिटिश नीति थी वो इंग्लैंड और रूस की बिल्कुल खींचातानी चल रही थी उस समय। चाह रहा था कि कौन तिब्बत को हथिया ले। एक तरफ अफगानिस्तान को अंग्रेजी सरकार सिक्योर कर रही थी कि अफगानिस्तान के जरिए रूस ने आक्रमण कर दे, और दूसरी ओर ये भी था कि कहीं तिब्बत के जरिए रूस आक्रमण न कर दे। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में सशस्त्र रक्षक दल के साथ तिब्बत में एक मिशन भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गृह सरकार सशस्त्र रक्षक दल के मुद्दे पर सहमत नहीं हुई थी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं कि केवल 1 सही है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है तिब्बत के साथ। पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर क्या है। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में सशस्त्र रक्षक दल के एक मिशन
तिब्बत में भेजने का प्रस्ताव रखा। गृह सरकार ने काफ़ी हिचक के बाद इस पर सहमति दी। तदनुसार कर्नल यंग हसबैंड के अधीन, कौन, कर्नल यंग हसबैंड का नाम जरूर ध्यान रखना तिब्बत को लेकर, अधीन एक मिशन तिब्बत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इनकी तिब्बतियों ने जमकर मुठभेड़ हुई और अंततः 3 अगस्त 1904 को लहासा पहुंचा। अंत में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कठिन सवाल उसको पूछना हो तो क्यों ना हम वर्स्ट कंडीशन की तैयारी करके जाएं कि हमने टेस्ट सीरीज वगैरह में तो आसान आसान सवाल किए ही हैं, कहीं से कुछ ऐसे सवाल भी क्यों ना हल कर लें जो आपके एग्ज़ाम में भी अगर पूछता है पीसीएस में तो आप उसको आसानी से कर सकें, है ना। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह, भारतीय दंड संहिता तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण, पुलिस विभाग का गठन। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्न से किस वायसराय के काल में ये सब हुआ था। तो ये सब हुआ था आपका ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में। ओके, 1858 से 1862 तक रहे थे ये। अगला है वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसने पूर्णतः भारतीयों से निर्मित अंतरिम परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा। वेवेल योजना जो आती है उसके बारे में बात हो रही है। परिषद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर होनी थी। पुनर्गठित परिषद और 1953 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, वेवेल योजना के बारे में 2 और 3 दोनों ही कथन सही हैं। वेवेल योजना में पूर्णतः भारतीय सदस्यों से निर्मित नहीं था। इसमें बोला था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, कमांडर इन चीफ को भी छोड़कर। तो कमांडर इन चीफ को तो नहीं छोड़ा वहाँ पर ऊपर वाले स्टेटमेंट में, इसलिए गलत है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है, ये गवर्नर हो गया। आज मैं समझा देता हूँ, थोड़ा समय भले ही लगेगा। एक ही हो गया संसद, जिसमें मंत्री वगैरह होंगे जो काम करेंगे। एक होगा गवर्नर, और इसका कौन होगा, इसका कार्यकारिणी होगा जिसमें 5-6 लोग होंगे जो सारा काम करेंगे। तो ये दो लोग शासन कर रहे हैं ना, देखो ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। इसकी कार्यकारिणी के पास ज़्यादा शक्ति होता था, इनके पास कम शक्तियाँ होती थी उस समय में। इसी को क्या कहा जाता है, 2 अलग अलग तरीके के शासन होते थे। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी है। 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हार्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और यहाँ की इमारतों के डिजाइन के लिए बुलाया गया था। 21 का आंसर क्या हो जाए, 21 का आंसर देख लेते हैं। दोनों ही कथन सही होने चाहिए। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। कब बनी है ये भारत की राजधानी, यहाँ पर 1912 दिया हुआ है, तो 1911 में बनी है ना, 1911 में बनी है राजधानी। तो इसका आंसर केवल बी सही होगा। क्या है कि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक उत्सव मनाने के लिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में भारत को राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इससे पूर्व वायसराय लिडर ने 1877 महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद। ये बहुत ही प्रचलित विवाद है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए अधिकतर यूपीएससी सहित सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इल्बर्ट बिल 1883 वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इसके तहत भारतीय न्यायाधीश अदालतों में यूरोपीय अभियुक्तियों पर चलने वाले मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों दूसरा सही है, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन के समय में पेश किया गया था ये, है ना। और इस पर रिपन ने क्या बोला था, तो रिपन ने बोला था कि ये बिल बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल, और उसने समर्थन किया था। लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के विरोध के कारण इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि भवानी मंदिर की रचना किसने की है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ये रचना की है अरविंद घोष ने। ओके, भवानी मंदिर। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन के जनक। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, काटो पहला को, 1 2 3, बी आंसर हो जाएगा इसका। निकला आंसर, निकल गया ना, नहीं आते हुए भी। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, देखो बी आंसर सही हो जाएगा। स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन, सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग के जनक, सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। लॉर्ड मेयो के गवर्नर जनरल के कार्य भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित हुआ था। डूरंड कमीशन की स्थापना लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। तो देखो तीसरा तो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, सी ही होगा।
तीसरा बिल्कुल सही है कि प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है, संरक्षण अधिनियम, जो पुराने स्मारकों को संरक्षित करने का अधिनियम है, ये कर्जन ने ही पारित किया था। अगर आपको केवल 3 भी पता होगा तो आप एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। 1 2 3 तीनों ही कथन इसके सही होंगे बिल्कुल। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, डलहौजी सहायक संधि, वेलेजली व्यपगत का सिद्धांत। उल्टा हो गया, डलहौजी व्यपगत हो जाएगा, वेलेजली सहायक संधि हो जाएगा। तो 2 और 3 काट दीजिए जहाँ भी मिल रहा है आपको। केवल 1 सही होगा इसका, वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा इससे। बेनिफिट मिले तो शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को जहाँ भी हो सके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोचा करवा देता हूँ। क्यों आपको एग्जाम में जाकर पहली बार अगर इस तरह क्वेश्चन दिखते तो घबराना क्यों, है ना। भारत में फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत ने अंग्रेज़ों को या तो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संधियों में शामिल होने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार दिया। फॉरवर्ड पॉलिसी किससे संबंधित है? पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संधि से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया था? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये थे लॉर्ड ऑकलैंड, बी आंसर हो जाएगा। 1836 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने वाले लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थन किया गया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल का सही क्रम लगाइए। सर जॉर्ज बाले, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, जॉन सोर। अब इसके आपको क्रम लगाना है, आसान नहीं है ये। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने लॉर्ड वेलेजली का नाम सुना होगा। तो इसको करते हैं। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले 3 होगा, जॉन सोर को पहला दे दीजिए, लॉर्ड वेलेजली चौथा, उसके बाद से पहला दूसरा हो जाएगा ये लॉर्ड वेलेजली, उसके बाद से जॉर्ज बाले तीसरा और लॉर्ड एमहर्स्ट चौथा हो जाएगा। अब इसके कार्यकाल को भी देख लेते हैं। जॉन सोर 1793 से 1798, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, जॉर्ज बार्ले 1805 से 1807, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक भारत में रहे थे। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन के सहकारी भाषा बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। इसका आंसर है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनी थी। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। जॉन लॉरेंस का इस बार 67वीं बीपीएससी में था एक क्वेश्चन अफगानिस्तान को लेकर। जाकर उलट कर देखना, मिल जाएगा आपको री एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर से उठा कर पूछा हुआ है। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 तक था और लॉर्ड लिट्टन के समय में केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिट्टन के समय में 1877 में जब भारत में अकाल पड़ा हुआ था तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी के आसपास किया गया था और उसी में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पहला केवल सही हो जाएगा। कितना सारा फैक्ट स्टेटमेंट वाले सवालों में क्लियर हो जाता है ना। भारत में लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नवालिस ने लोक सेवाओं का भारतीयकरण कर दिया क्योंकि यह कम खर्चीली थी एवं यह भारतीय परिस्थितियों की परंपरा के अनुरूप थी। कम खर्चीली, एक एक चीज़ को पढ़ना, कम खर्चीली यहाँ पर दिया हुआ है। लोक सेवा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की संकल्पना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लागू किया गया। 1853 में चार्टर एक्ट में लाया जरूर गया था लेकिन लागू हुआ है ये 1861 के बाद, है ना। ओके, लेकिन 1853 के एक्ट में जो प्रावधान था कम से कम सैद्धांतिक रूप में तो उसको लागू जरूर कर दिया गया था। सबसे पहली बार कोशिश 1833 में भी किया गया था लेकिन विरोध के कारण इसको रद्द कर दिया गया था, उस समय लागू नहीं किया गया था। तो अगर उस चीज़ को, सिद्धांत को देखें तो दूसरा तो सही होना चाहिए, पहला तो बिल्कुल ही गलत होना चाहिए। कम खर्चीला नहीं, सिविल सेवा को और ज़्यादा भारत में खर्चीला हो गया था, उसके कारण हमारे पैसे बाहर जाने लग गए थे। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से दूसरा सही हो सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये और इसको ढंग से करने की ज़रूरत जरूर थी। भारतीयों की योग्यता एवं चरित्र में अविश्वास देखते हुए कर्नवालिस ने लोक सेवाओं को पूरी तरह से यूरोपीयकरण कर दिया था, है ना। उसने क्या बोला है यहाँ पर कि भारतीयों को परिस्थितियों के अनुरूप थी। बिल्कुल भारत को, लोगों को हीन दृष्टि से देखता था कर्नवालिस, इसीलिए उसने अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी थी, पुलिस व्यवस्था भी लागू कर दी थी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लोक सेवाओं के यूरोपीयकरण का सिद्धांत छोड़ दिया गया था, जिससे भारतीयों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया। इस तरह सीमित अर्थ में एक एक्ट के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का पद्धति आरंभ हुई, लेकिन सैद्धांतिक रूप से 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का सिद्धांत लागू कर दिया गया। यही चीज़ तो मैंने भी बताया था आपको कि सैद्धांतिक रूप से 1853 में लागू हुआ था
भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो ये यहाँ पर था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, चेम्सफोर्ड था उस समय। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में तार का विकास, उपाधियों एवं पेंशन की समाप्ति, सामान्य निर्माण विभाग की स्थापना, बरार का विलय, शिक्षा की टॉमसन व्यवस्था, और इसके बाद से वुड डिस्पैच, रेलवे, ये सब किसका काम है? ये सब डलहौजी के समय में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अगला है 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम के द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। तो ये तो बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक ने 1818 में प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। भारतीय समाचार पत्रों के सरकार विरोधी आचरण कारण लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसका 1 और 3 तो बिल्कुल गारंटेड सही है, दूसरा गलत है। विलियम बेंटिक 1818 में कहाँ से आ जाएगा? विलियम बेंटिक तो 1833 ईस्वी के पास में था ना, जब उसने सती प्रथा वगैरह का अंत किया था, याद करो। दूसरा अगर आप काटते हैं तो 3 स्टेटमेंट आप वैसे ही काट देंगे, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तार विभाग की स्थापना किया गया था। ये तो बिल्कुल गलत है, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में लंदन विश्वविद्यालय का आधार भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोला गया। तो ये बिल्कुल सही है। जब भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भारत में 3 विश्वविद्यालय भी खोले गए थे, लंदन विश्वविद्यालय, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय। ओके, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय खोला गया था भारत में। ओके, अगले सवाल पर चलते हम लोग। वेंटिक की न्यायिक सुधार की अवधारणा बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थी। बेंटिक ने दंड विधान को और भी कठोर किया ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। बेंटिक के समय अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम बेंटिक की बात हो रही है। विलियम बेंटिक था और रिपन, इन दो को भारत में अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिसको सुधारने की कोशिश की। रिपन का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी थोड़ा सा लिबरल था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि केवल 1 सही है, बाकी दोनों ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। बेंटिक ने दंड विधान की कठोरता को कम करने का प्रयत्न किया था, पहली बात तो यही सही है। तो देखो ऊपर लिखा वो कठोर करने का प्रयत्न किया था, इसलिए वो गलत हो जाएगा। और बस तो यही तो था, और तो कुछ है ही नहीं। बेंटिक के समय अदालतों की में फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा था। प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, इसको जरूर ध्यान रखना कि प्रांतीय भाषा में अदालतों का कब यूज हुआ? अदालतों में विलियम बेंटिक के समय में यूज हुआ था। प्रशासन ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने या कुशलता लाने हेतु किसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की थी? ये वृद्धि की थी आपका कॉर्नवालिस ने और वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत, ये सब हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्यकाल कब से कब तक था? 1823 से लेकर 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कुछ प्रश्न में अगर निशान लगे हुए हैं तो उस पर ज़्यादा मत जाना है, अपने सवालों पर कंसंट्रेट कीजिए। सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को संगठित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रत्येक डिवीजन के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 सही है। क्यों केवल 1 सही है? क्योंकि प्रत्येक डिवीजन में एसपी की नियुक्ति लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ है। मेयो, लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ है। भारत के जनगणना की शुरुआत भी इसी के समय से माना जाता है, मेयो के समय से। अगला अब हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं। ओके, वीडियो लंबा होगा इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, आपके लिए मददगार हो सकता है ये सब सवाल। एक सवाल में से 5-5 फैक्ट निकल रहे हैं, ध्यान से कीजिए। 68वीं बीपीएससी एक्सपेरिमेंटल है, सवाल कैसे भी आ सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता से अवगत कराना मेरा काम है। मैं एक झूठ बोलूँगा आपके साथ तो ये अन्याय होता है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1885 बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सूर्यनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, सूर्यनाथ बनर्जी कांग्रेस से पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था इसका अधिवेशन। अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशायलु हो गए
और निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देख लेते हैं। दिसंबर 1885 में इसने 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापित किया गया। 1885 में से डेविड ह्यूम के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना लाहौर में की गई। इसकी स्थापना के समय लॉर्ड मैकाले भारत के वाइसराय थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। ए.ओ. ह्यूम थे, उसके बाद से बम्बई में स्थापना हुई और उसमें भारत में डफरिन था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की है? नेशनल सॉन्ग की बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। आनंद मठ उपन्यास है इनका, आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र है, उसी में है वंदे मातरम गीत। निम्न से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये स्वदेशी आंदोलन के बाद दोनों मारामारी हो गई थी। बिल्कुल, कौन सा अधिवेशन था वो? पूना अधिवेशन था ना, जिसमें मारामारी हो गया था कांग्रेस। सूरत अधिवेशन था, मैंने पूना बोल दिया, सूरत अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। देखो एक्चुअली में विभाजन होने वाला था 1906 में ही, क्योंकि जो गरम दल वाले थे वो बोल रहे थे कि लाला राज उनको बनाया जाए, बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया जाए अध्यक्ष, क्योंकि तिलक जी ने कोई भी अध्यक्षता नहीं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन गरम दल वाले थे, वो बोलते थे ना, ये तो बना ही नहीं सकते इनको, ये तो गरम दल वाले हैं। नरम दल वाले जो हैं वो बोलते थे गरम दल वालों को हम कैसे अध्यक्ष बना दें। तो बिल्कुल झगड़ा लड़ाई हो गया। तो 1906 में दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया गया। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। अब दादा भाई नेहरू जी के नाम पर गरम दल नरम दल दोनों चुप हो गए। लेकिन 1907 में तो मारामारी होना तय था, उसके बाद से विभाजन हो गया। बिल्कुल समझ गए? तो यही किस्सा है इसका, 1907 के विभाजन का। यहाँ पर देखो लिखा, सूरत अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन की एक वजह यह भी थी कि उग्रवादी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया, इसलिए भी विभाजित हो गई। और फिर से एक कब हुई है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हुई है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम पता हो तो जरूर बताइए। उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इनका सामाजिक आधार जमींदारी और शहरी उच्च मध्य वर्ग था। ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। तो बिल्कुल सही, इनके बारे में ये सारे कथन सही दिए हुए हैं। उदारवादी लोग लॉन्ग लिव क्वीन का गाना भी गाते थे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा है। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा मंत्री थे। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर बी होगा, बी सही है। बाल लाल पाल का नाम सुना होगा, तीनों फायर ब्रिगेड नेता थे। अगला है कि 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जो उग्र राष्ट्रवाद आपको दिखता है स्वदेशी आंदोलन के समय में, उसका कारण क्या है? शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे का विकास। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही है। रेलवे के विकास को उग्रवाद में के विकास का प्रमुख कारणों में से एक नहीं माना जाता। देखो प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो शिक्षा और बेरोजगारी में जब वृद्धि होती है, बेरोजगारी जब बढ़ती है, तो उग्रवाद का विकास होता है। सरकार का कोई देख रहा हो तो समझ जाए इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार प्रसार के लिए किया था? प्रचार प्रसार के लिए। तो ये थे अपने बाल गंगाधर तिलक जी, जो गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये सब इन्होंने शुरू किया था कि भारत में थोड़ा सा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। तो 36 का आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं यहाँ पर। निम्न से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे? बिपिन चंद्र पाल। दादा भाई नेहरू जी को पहले ही काट दो, बहुत ही शांत धीर गंभीर नेता थे। 3 जहाँ भी दिख रहा है काट दो। अब पहला तो गारंटेड होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये भी बिल्कुल ही मंद नेता थे। 1-4 इसका आंसर हो जाएगा। मंद नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ लिबरल नेता थे, उदारवादी थे। गांधी जी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ही थे। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ सवाल भी अब हम लोग करेंगे। देखो छोड़ूंगा तो ऐसे ही नहीं, मैं आप ही के लिए ये कर रहा हूँ। बड़े वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? कोई मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना बीपीएससी का, आपको देना है।
या यूपीएससी का भी जिनको देना है उनके लिए भी काम का चीज़ होता है, यूपीपीसीएस देना है जिनको उनके भी काम का चीज़ है ये। इसलिए कीजिए, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित है। जो अशोक का राज्य क्षेत्र था उसका सबसे पूर्व भाग में कौन सा शिलालेख है। अब इससे अच्छा सवाल और कौन सा हो सकता है, आप मुझे बताइए अशोक से जुड़ा हुआ। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका धौली मुख्य शिला राज्यादेश, ये सबसे पूर्वी भाग में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है ये। ओके। सहस्त्रम गौण शिला राज्यादेश बिहार के रोहतास जिले में है। लावड़िया अरारेज और स्तंभ राज्यादेश बिहार के चंपारण में है, अरेरेजा में जो है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है, तो ये है आपका महावंसा में, महावामसा नाम है इसका। मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है इसमें। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम दिए हुए हैं। अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक के बारे में आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये मत पूछना कोई कि कौन सा बुक है, बुक पर मत जाओ, जो मिल रहा है सवाल उसको आप करते जाइए। 69 बीपीएससी को लेकर मैं इन बुकों का नाम आपको बता दूंगा बाद में, एग्जाम के बाद। भारत के बौद्ध स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत सारे स्तूप बनाए थे अशोक ने। वे बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृतियों के आधान भंडार थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, व्यापार मार्ग के नज़दीक स्थित थे। तो सही नहीं पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, कि ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कहीं भी कोई भी स्तूप जो था वो व्यापार मार्गों या बड़े शहरों में ही स्थित था। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी गलत दिया हुआ है यहाँ पर। ओके बंधुओं, आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में थोड़ा सा। मेगास्थनीज कौन था, तो चंद्रगुप्त के मौर्य सभा के राजसभा में यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में। इंडिका नामक पुस्तक लिखा है इस महोदय ने। अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए अनेक अनुताप को अभिलिखित करता है। प्रमुख शिलालेख 10 अशोक के लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है। प्रमुख शिलालेख 12 अशोक द्वारा स्थापित एक नए वर्ग के अधिकारी धम्म महामात्रों को निर्दिष्ट करता है। प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल हो गया, जिसको याद होगा शिलालेख कौन सा क्या है वही कर सकते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और फिर से इसको ट्राई कीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 5 का आंसर हो जाएगा डी, 1 3 4 बिल्कुल सही दिया हुआ है। डी है, 1 3 4 सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी यात्रा को अभिलिखित करता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देख लेते हैं हम लोग कि अशोक ने 10वें शिलालेख में राजाओं और अधिकारियों को प्रजाहित में सोचने का आदेश दिया है या धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यहाँ पर लुम्बिनी यात्रा की बात उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ओके। निम्नलिखित में किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं, तो ये राजादेश है लघु शिलालेख राजादेश फर्स्ट में, उसके बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध प्रकट होते हैं। निम्न से किस राजादेश में नाम अशोक उत्कीर्णित है, तो ये है आपका मास्की स्थित छोटा चट्टान राजादेश में। 8वें सवाल है कि निम्न से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है। ये है यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है जिसमें रान्यो अशोक उल्लिखित है, ये पूछा गया है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ए। कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ उसका रूप चित्र भी है, इस कंगनहल्ली पर अशोक का फोटो बना हुआ है, फोटो के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में है, कौन से कंगनहल्ली, कौन से कर्नाटक राज्य में। चक्रवर्ती राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। 9 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था, तो टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ थे उसको उठाकर दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक। निम्न से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, ये अभिलेख है आपका प्रथम लघु शिलालेख, बी आंसर हो जाएगा।
मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। इस काल में किसानों ने सिंचाई कर लिया जाता था किसानों से। भारत का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तमिलनाडु राज्य नहीं आया था मौर्य साम्राज्य के तहत। तो तीसरा गलत होना चाहिए। तीसरा अगर गलत कर देते हैं हम लोग तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इसका आंसर कट गया है। इसका आंसर अगर कुछ और होगा तो मैं भी वो भी करवा दूंगा। वैसे उपज का 10वां नहीं, उपज का 6ठा हिस्सा कर में लिया जाता था पूरे प्राचीन भारत में लगभग में। इसका केवल 2 सही होना चाहिए। ओके, पहला तो 10वां अगर हिस्सा नहीं होगा 1/6 होगा, 1/6 होगा। और तीसरा तमिलनाडु कभी भी मौर्य साम्राज्य के तहत नहीं आ पाया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होगा। दूसरा तो गारंटीड ही सही है। अगले पर चलते हैं हम लोग कि भारत में मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी, शक, पहलव और कुषाण जो हैं ये बिल्कुल सही क्रम यही है। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्या है कि हिंदू यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया था। और क्या है कि सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। उसने मिनिल्द नाम से जाना जाता, उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अतः एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर जैन धर्म लिखा हुआ है। आपने वो बुक का नाम सुना होगा, मिलिंद पन्हो का नाम सुना होगा, मिलिंद पन्हो का, तो वो यही है, इसी शासक पर आधारित बुक है वो। अगला मिलिंद पन्हो मिनांडर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है, जिसमें मिलिंद जो है वो नागसेन से प्रश्न करता है, नागसेन जवाब देता है। यही है मिलिंद पन्हो नामक किताब में। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। ओके, इसको पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो लिखा होगा कि हिंदू यूनानी शासकों ने पश्चिमी सीमांत प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं होता है। भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन जिसका कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों ही सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाएं भारत अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों में थी। दूसरी शाखा पंजाब में बसी थी। यहाँ पर लिखा है कि दूसरी शाखा मथुरा में बसी थी, इसलिए दूसरा गलत दिया हुआ है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, जो कठियावाड़ा गुजरात में था, वर्तमान का शासक। निम्न से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ये रुद्रदामन प्रथम था। सुदर्शन झील से जुड़े हुआ बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, अशोक का भी नाम आता है, रुद्रदामन प्रथम का नाम आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आता है, गुप्त वंश के। तो इतने सारे लोगों का नाम आता है किस झील से? सुदर्शन झील से जुड़े हुए। अगले सवाल पर चलते हम लोग कि शक और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है कि विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया था। अगला कौन सा है कि शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चलाया था। अगला है कि वर्तमान भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाए केवल 3 सही है। 57-58 ईस्वी में उज्जैन का शासक जो स्वयं को विक्रमादित्य कहता था, शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत आरंभ किया था। तो ये 57 ईसा पूर्व से होगा। और कुषाणों ने 78 ईस्वी से कौन सा चलाया था? तो कुषाणों ने 78 ईस्वी में चलाया था। कुषाण शासक ने शक संवत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दूसरा भी गलत है, क्योंकि दूसरा जो होगा शक संवत वो होगा 78 ईस्वी और विक्रम संवत होगा 57 ईसा पूर्व, यानी कि केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो 43 मिनट का वीडियो हो गया। बहुत सारे मैंने इसमें प्रश्न हल करवाए हैं आपको। प्राचीन भारत के भी हल करवाए हैं और कांग्रेस से भी हल करवा दिए हैं, गवर्नर जनरल से भी हल करवा दिए हैं। और अगले वीडियो में भी मैं किसी और अलग से सब्जेक्ट का ले आऊँगा और थोड़ा सा 15 दिन अलग तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। अलग अलग टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। भारत के पठार नदियाँ ये सब मैं करवा दूंगा, जिससे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर लें। ओके, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, फीडबैक देना जैसा भी लगा हो आपको। कहीं पर कोई कमी हो तो वो भी बताना, वो भी सुधार कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।